हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो कि आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को एक बार शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा आपको सोल्यूशन कराएंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का, ठीक है ना। पूरा का पूरा मॉडल पर आपको सोल्यूशन कराएंगे, आपको कहीं जाना नहीं है, ठीक है ना। और अच्छी तरीके से आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पर आपको हम बोर्ड कॉपी पर पूरा का पूरा वीडियो सोल्यूशन करवाने वाले हैं, ठीक है ना। तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा, कॉपी को भी अच्छी तरीके से समझिएगा कि कॉपी में कैसे लिखना है, कहाँ पर काट पीट नहीं करनी है, अच्छी तरीके से मैं आपको पूरा का पूरा समझाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, आपके पास देखिए कॉपी है, ठीक है ना। यहाँ पर कॉपी आपके पास है, तो कॉपी में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर केंद्र व्यवस्थापक की मुहर रहेगी, केंद्र की मुहर रहेगी, तभी आपकी ये कॉपी वैलिड मानी जाएगी। ये आपके लिए डेमो कॉपी है कि आपको सेम टू सेम ऐसे ही कॉपी मिलने वाली है, जिस पर आपको अच्छी तरीके से लिखना है, ठीक है ना, जिस पर आपको अच्छी तरीके से लिखना है। तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है ना। और लास्ट तक आप सभी लोग बने रहेंगे तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम समझा देंगे, ठीक है ना। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आपका, कि 1 से लेकर 6 तक आपको खुद ही भरना है, ठीक है ना। जैसे पहले में दे दिया है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक आपको अंकों में डालना है। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक आपको शब्दों, मतलब जो आपका रोल नंबर है ना, पहले आपको अंकों में लिखना है, उसके बाद यहाँ पे आपको शब्दों में लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद विषय आपको दिया है सामाजिक विज्ञान, डाल देना है। उसके बाद प्रश्न पत्र, आपको केवल प्रश्न पत्र डालना है, ठीक है ना। उसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक आपको मॉडल पेपर, जो भी आपका देखिए मॉडल कॉपी पर क्या दिया रहेगा, संकेतांक दिया रहेगा, उसको आपको डाल देना है, ठीक है ना। परीक्षा का दिन आपको डाल देना है, परीक्षा की तिथि एवं पाली डाल देना है, केंद्र का नाम आपको डाल देना है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए अब हम कॉपी पर चलते हैं। देखिए आपको जैसे दे दिया, अब इस साल क्या होगा आपका, जैसे ध्यान दीजिएगा कि 20 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, जिसको आपको किस में करना होगा, OMR सीट पर करना होगा। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जैसे बहुविकल्पी प्रश्न है आपके लिए, पहला आपको डालना है इसमें क्या, खंड अ डालना है, क्या डालना है, खंड अ डालना है। ये आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न पहले आपको स्टार्ट होगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, प्रश्न नंबर 1 देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या है, कि निम्न में से कौन 1815, ठीक है ना, निम्न में से कौन 1815 वियना संधि से संबंधित है। तो कौन इसका आंसर हो जाएगा, ड्यूक मैटरनिख। क्या हो जाएगा आंसर इसका, ड्यूक मैटरनिख, ठीक है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई, ये आपको बताना है। क्योंकि उस समय क्या हो गया था, महामंदी आ गई थी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करेंगे, अगला प्रश्न देखिए, सत्ता की साझेदारी, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपके लिए, सत्ता की साझेदारी की बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है, ठीक है ना। तो इसका महत्व क्या है, ये आपको उत्तर अच्छी तरीके से अपने से करना होगा, ढूंढ के करना होगा, खोज के करना होगा, ठीक है ना। हमारा ध्यान दीजिएगा, ब्रेटन वुड्स नामक जो संस्थान है, निम्नलिखित में से कहाँ स्थित था। तो कहाँ स्थित था, यहाँ पर अमेरिका में, कहाँ पर, अमेरिका में, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करेंगे, अगला प्रश्न देखिए आपके लिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। ऐसा कौन सा लक्षण है जो संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। तो कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, शक्तियों का केंद्रीकरण, कौन सा है, शक्तियों का केंद्रीकरण, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करेंगे, अगला प्रश्न देखिए आपके पास क्या है, कि निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है। तो सामाजिक विभाजन जो कारण है, तो धर्म से है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न देखिए जो आपके लिए है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे होंगे ठीक है ना। आपको मॉडल पेपर में देखेगा, आपको प्रश्न को देखना है, प्रश्न देखिए क्या दे रहा है, कि यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ क्या होता है। इसमें जो आंसर आपको दिया है उपरोक्त में से कोई भी नहीं, लेकिन इसमें आपको 3 ऑप्शन दिया होगा, ठीक है ना। उन तीनों में से इसका कोई आंसर नहीं है, ठीक है ना, इसलिए ऐसा यहाँ पर लिखा गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रवाद का
लक्ष्य सर्वप्रथम किस देश से हुआ? ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है ना स्टूडेंट, कहाँ पर राष्ट्रवाद का उदय किस देश से हुआ, सर्वप्रथम किस देश से हुआ ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न देखिए क्या है आपके लिए। ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? जो हमारी सामाजिक व्यवस्था थी उसका सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करेंगे, ज्यूसेपी मेस्सीनी को, ठीक है ना। किसको? ज्यूसेपी मेस्सीनी को माना था, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह क्या करती है? ध्यान दीजिएगा, नागरिकों को समानता को बढ़ावा देती है। ध्यान दीजिएगा, नागरिकों के समानता को बढ़ावा देती है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या कर रहा है, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मृदा है वो क्या है? आपका नवीकरण योग्य संसाधन है, ठीक है ना, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपके लिए, ठीक है ना। तो क्या है मृदा? मृदा आपके लिए क्या है? नवीकरण योग्य संसाधन है, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में जो भूमि का संकुचन है इसका मुख्य कारण क्या है ये आपको बताना है। तो इसका मुख्य कारण आपका है अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई इसका मुख्य कारण है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके पास क्या है, भारत में किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? कौन से राज्य की जो शिशु मृत्यु दर है वह निम्नतम है? तो किस राज्य की है? बिहार राज्य की है। किस राज्य की है? बिहार राज्य की है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करेंगे, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ठीक है ना। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र है और जो निजी क्षेत्र है उसको किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? उद्यम का स्वामित्व के आधार पर इसको क्या किया जाता है कि उस उद्यम का मालिक कौन है उसके आधार पर इसे वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है ना। भूरक्षण से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो भूरक्षण है, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है ये आपको बताना है। तो जैसे आपको कहीं पर ध्यान दीजिएगा भूक्षरण होता है तो वहाँ की मिट्टी क्या हो जाती है, ऊपर की जो उर्वरा होती है उसको बहा देती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो मिट्टी होती है वो भूमि क्या हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलो अगला अगला प्रश्न देखिए, गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? किसका? गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? तो कहाँ नहीं पाया जाता है? चंबल की घाटी में। कहाँ पर? चंबल की घाटी में, ठीक है ना, नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपके पास क्या है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा था? ठीक है ना। जो व्यक्ति भूमिहीन थे, ग्रामीण मजदूर थे, उनके लिए सबसे अधिक जो विकास का लक्ष्य था क्या था? मजदूरी अधिक से अधिक वो करें जिससे कि कुछ धन कमाएं, ठीक है ना। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधकों का लक्षण नहीं है? ऐसा कौन सा व्यापार है ये आपको ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको अपने से करना है, ढूंढ के करना है, ठीक है ना। अगर प्रश्न आ जाता है तो आपको अच्छी तरीके से करना है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? ऐसा कौन सा है जो परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो क्या हो जाएगा? अब देखिए इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे होंगे उसमें से आपका ये आंसर कौन सा है? उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। चलिए, वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने निवेश में वृद्धि हुई। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी उसके निवेश में आपको क्या हुई? वृद्धि हुई, ठीक है ना। चलिए अब देखिए खंड ब की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। खंडवा में देखिए प्रश्न संख्या नंबर 1 की बात करेंगे। इसमें देखिए जो आपको प्रश्न दे रखा है, प्रथम विश्व युद्ध क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को अच्छी तरीके से समझिएगा और इसका उत्तर भी अच्छी तरीके से आपको समझना है। तो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात महामंदी की शुरुआत हुई,
किसकी शुरुआत हुई? महामंदी की शुरुआत हुई। इस मंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। कौन-कौन से? औद्योगिक क्रांति के कारण, किसके कारण? औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा। क्या होने लगा? बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार, ध्यान दीजिएगा, एकत्र हो गया कि उसमें, ध्यान दीजिएगा, अ, एकत्र हो गया कि उनका कोई खरीदार न रहा। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादकों की कीमतों में गिरावट आ गई। किसानों को अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमतें और गिरने लगी। संकट में पूर्व बहुत से देश अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था चलाते थे, ठीक है ना, चलाते थे। 1928 के कुछ समय पहले विदेशों में अमेरिका का कर्ज 1 अरब डॉलर था। साल भर के भीतर यह कर्ज घटकर केवल चौथाई रह गया था, ठीक है ना। ये आपको लिखना है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि, ध्यान दीजिएगा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, यह कथन की विवेचना कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसका क्या होता है? इसका होता है कि किसी देश में शासन करने की शक्ति का समाज में अलग अलग समुदायों, वर्गों या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाती है। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई देश है, ठीक है ना, वो शासन करने की जो शक्ति का, ध्यान 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 दीजिएगा, शासन करने की शक्ति का समाज में अलग अलग समुदायों, जो अलग अलग समुदाय हैं हमारे, अलग अलग वर्ग हैं या लोगों में बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। इसे लोकतंत्र की आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए खंड ब की बात करेंगे और तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए आपके पास क्या है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको भी अच्छी तरीके से समझते हैं। चलिए आर्थिक विकास के लिए, ध्यान दीजिएगा, आर्थिक विकास के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आर्थिक विकास के लिए लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे वर्तमान स्रोत निम्नलिखित हैं। जैसे कोयला, ठीक है ना, तो कोयले के रूप में ईंधन का प्रयोग किया जाता है और उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। वाष्प का प्रयोग कोयले से ही किया जाता है तथा रेलों और उद्योगों में काम में काम में ईंधन में लगा, देखिए यहाँ पर वाष्प वाष्प इंजन प्रयोग से वाष्प इंजन का प्रयोग यानी कोयले से किया जाता है और रेलों और उद्योगों के काम में लिया जाता है। ये आपको करना है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, इसमें क्या दे रखा है, प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस क्या होती है? प्राकृतिक गैस का भी अब शक्ति के साधन के रूप में बहुत प्रयोग किया जाने लगा है। गैस के पाइपों के दूर दूर के स्थानों तक दूर दूर स्थानों तक पहुंचाया जाता है। इससे अनेक औद्योगिक इकाइयां चल रही हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, उसके बाद ऊर्जा के अन्य स्रोत की बात करेंगे। तो ऊर्जा के कुछ कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जिनका प्रयोग अभी कुछ समय पूर्व से ही किया जाने लगा है। ये सभी स्रोत नवीकरण हैं, जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा आदि, ठीक है ना। अ, प्रश्न संख्या नंबर ब के 4th नंबर की बात करेंगे। तो यहाँ पर आंसर प्रश्न क्या दे रखा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पाद लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार प्रबंध करती हैं? विवेचना करना है आपको, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत को कम करने के लिए निम्न प्रबंध करती हैं। कौन कौन सी? ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां काफी मात्रा में पूंजी निवेश करके, पूंजी जो है, जो पैसा लगा करके अधिक मात्रा में उत्पादन करती हैं, जिससे उत्पादन लागत में कमी हो, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा नंबर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां काफ़ी मात्रा में कच्चे माल को खरीदती हैं, जिससे कि उसे कम लागत में कच्चा माल प्राप्त हो सके, ठीक। ये आपका हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर इसमें क्या दे रखा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां बाकी कंपनियों के साथ मिलकर बाजार पर नियंत्रण स्थापित करती हैं।
ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या नंबर ब के 5वें नंबर की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे? इसे इन्होंने क्यों स्थगित कर दिया? ठीक है ना। तो कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। तो आपसे अगर कोई पूछता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया, तो आपको बताना है 1920 ईस्वी में। ठीक है ना। यह एक क्रांतिकारी कदम था। कांग्रेस ने पहली बार सक्रिय कार्यवाही अपनाने का निश्चय किया। इस क्रांतिकारी परिवर्तन के अनेक कारण थे। अब तक महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे और उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश को पूर्ण सहयोग दिया था। किंतु जलियांवाला बाग, नरसंहार, पंजाब में मार्शल लॉ और इंटर कमेटी ने उनका अंग्रेजों के न्याय से विश्वास उठ गया था। उन्होंने अनुभव, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा पीछे हो गया तो ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर उन्होंने उन्होंने अनुभव किया कि पुराने तरीके छोड़ने होंगे। उत, अ, उत्तर तुर्की और मित्र राष्ट्रों में सेवर्स की संधि के कठोर शर्तों से मुसलमान भी रुष्ट थे। देश में, आगे देखिए यहाँ करा, देश में अंग्रेजों के प्रति बड़ा असंतोष था। महात्मा गांधी ने मुसलमानों के अ, खिलाफत आंदोलन में उनका साथ दिया था तथा असहयोग आंदोलन छोड़ने का विचार किया। इसके पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। गांधी जी को विश्वास था कि इस आंदोलन के एक ही स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है ना। इस आंदोलन का भारतीय जनता पर गहरा प्रभाव पड़ा। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई, मतलब जो अंग्रेज के द्वारा कपड़े बनाए गए थे ना, उनको जलाया गया। बहुत से छात्रों ने स्कूल तथा कॉलेज का बहिष्कार किया। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए व्यापक दमन चक्र चलाया। तो गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। मतलब कि जब ये आंदोलन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा गांधी जी के द्वारा, तो क्या किया कि अंग्रेज क्या करने लगे कि लोगों पर अत्याचार करने लगे। तो गांधी जी ने इसकी वजह से इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न देखिए, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है? इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र के लिए क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्या कर रहा है कि लोकतंत्र के लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, लोकतंत्र के लिए कुछ जरूरी सुधार निम्नलिखित हैं। लोकतंत्र सुधार लोकतंत्र का प्रमुख पहलू है। यह अधिकार सिर्फ वोट देने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने भर के लिए नहीं है। ठीक। सत्ता में हिस्सेदारी को लोकतंत्र को संस्था में हिस्सेदारी को लोकतंत्र के भावना के अनुकूल माना गया है। इस प्रकार सरकारों और सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के सुधार के लिए जरूरी है। ठीक। आगे देखिए, लोकतंत्र बहुमत की तानाशाही या क्रूर शासन व्यवस्था नहीं हो सकता है और अल्पसंख्यक आवाजों का आदर करना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। समाज में विद्यमान हर प्रकार के भेदभाव को मिटाना लोकतांत्रिक अवस्था को महत्वपूर्ण काम है। अगला चौथा नंबर देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें कुछ न्यूनतम नतीजे की उम्मीद तो करनी ही चाहिए। ठीक है ना। देखिए खंड ब के 7वें नंबर की बात करेंगे। तो वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करना है। तो वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी अवस्था से है जिनमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। मतलब दो देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है, सेवाओं का आदान प्रदान, मतलब मेडिकल सेवाओं का आदान प्रदान हो रहा है, और तकनीकी जो भी टेक्नोलॉजी है उसका भी आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है ना। श्रम का भी आदान प्रदान, मतलब यहाँ के लोग वहाँ जा रहे हैं काम करने, वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं। ठीक। इस कार्य
कि बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं जब वे अपनी इकाइयां संसार के विभिन्न देशों में स्थापित करती हैं। ठीक है ना? तो बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे देशों में अपना कंपनी स्थापित करती हैं, तो यहाँ के लोग वहाँ जाते हैं काम करने, तो एक देश से दूसरे देश जाते हैं। ठीक है ना? चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। मानव विकास सूचांक क्या है? सूचकांक क्या है? मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। ठीक, तो मानव विकास सूचांक एक से ऐसे मापदंड को कहते हैं जिनके द्वारा विश्व के विभिन्न देशों का सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियों के आधार पर स्थान निर्धारित किया जाता है। इस मापदंड द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों की तुलनात्मक प्रगति का ज्ञान प्राप्त ज्ञान करने में सफल हुआ। ऐसा इसलिए किया गया जिससे कुछ देशों की मदद किया जा सके जो उनके विकास के लिए आवश्यक है। ठीक, मानव विकास मापने वाले मूलभूत अवयव कौन कौन से हैं? तो मानव विकास एक विस्तृत धारणा है। इनमें मनुष्य के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन का विकास शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव विकास को मापने के लिए 3 प्रमुख अवयवों को आधार बनाया। पहला, दीर्घ आयु, शिक्षा अथवा ज्ञान। ठीक है ना? तो ये आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर था। तो जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपका 2023 का मॉडल पेपर, जिसका आप पूरा का पूरा सलूशन मैंने आपको बताया। ठीक है ना? अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।